प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पाकिस्तान में जो रुपया है वो अपनी तारीख की एक रिकॉर्ड तनज़्ज़ुली पर गया है और कल जो डॉलर का रेट था वो 230 रुपये था और आज 255 रुपये हो गया। ये स्टेट बैंक की फिगर्स के मुताबिक 25 रुपये का इजाफा हुआ है। ये क्यों हुआ? कुछ लोग समझ रहे थे कुछ दिन पहले तक कि रुपया ओवर वैल्यू रखा गया है, इसको डी वैल्यू करना पड़ेगा और ये इस वजह से होगा कि IMF की कंडीशन है उसको पूरा करने के लिए करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो भांपते हुए कि ये मामला बहुत ख़राब हो रहा है, जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उन्होंने कैप हटाने का ऐलान कर दिया और उसके बाद आज हमने देखा कि रुपया जो है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन की तरफ बढ़ा है। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा इस बारे में कहना मुश्किल है। और क्या जो कुछ आज हुआ है इससे IMF की कंडीशन भी पूरी हो रही है या नहीं, और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, और फिर मज़ीद जो कंडीशंस IMF की उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। बज़ाहिर ये लग रहा है कि महंगाई बढ़ेगी, लेकिन कुछ लोगों के ख्याल में कुछ फ़ायदा भी होगा क्योंकि जो LCs ब्लॉक हुई हैं, कारोबार नहीं हो पा रहा था, एक पूरी ब्लैक मार्केट ने जन्म ले लिया था डॉलर की, और ऐसा लग रहा था कि जो डॉलर है वो अपनी वो ब्लैक मार्केट के सुपुर्द हो जाएगा सारा, और वहाँ से जाकर जो है वो सारी डील्स होना शुरू हो जाएंगी। तो ये आज जो कुछ हुआ है ये क्या हुआ, क्यों हुआ, और इसहाक डार साहब इस सारी कहानी में कहाँ हैं? क्या इसहाक डार साहब की मर्जी मंशा भी कहीं पर चल रही है या मार्केट फोर्सेस उनको फोर्स कर रही हैं ये सब करने के लिए? इसहाक डार साहब का ख्याल था कि डॉलर की जो असल कीमत है वो 200 से नीचे होनी चाहिए। मेरे साथ डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब मौजूद हैं, मुल्क के मारूफ माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब, इसहाक डार ने 3 महीने पहले ये कहा था कि यानी मिफ्ता इस्माइल साहब पर तनकीद एक्चुअली की थी और कहा था कि डॉलर की असल जो कीमत है वो 200 से नीचे है और उसकी टेक्निकल रीजंस मौजूद हैं। डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। इसहाक डार साहब को बड़ा भरोसा था अपने ऊपर, बट ही कुडंट मेक इट। क्या हुआ आपके ख्याल में? देखो, बात यह है कि जो कुछ भी पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट में के हवाले से हो रहा है, ना यहाँ पर कोई मार्केट काम कर रहा है और ना कोई इसहाक डार साहब इसमें कुछ इंटरवीन कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ IMF के प्रोग्राम को दोबारा रिवाइव करने के लिए उनके जो शराइत हैं उनको पूरा किया जा रहा है। ठीक है, देखो, मैंने डील किया है IMF को 11 साल, 1-2 साल नहीं, 11 साल। तो ये जो नंबर आता है ना कि इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाया जाए, यह बार्गेनिंग होती है। जब मैं मिनिस्ट्री में था तो जब 2008 में जब नई हुकूमत आई तो IMF ने आना शुरू कर दिया। एज़ यूजुअल जब भी चेंज ऑफ गवर्नमेंट होती है IMF का मिशन आना शुरू होता है कि भाई चलो 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 IMF में चलो। तो उस वक्त की हुकूमत ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे। तो अब उनकी टीम आई है, मुझसे निगोशिएट कर रही है। उस वक्त हमारा एक्सचेंज रेट था गालिबन 63 वगैरह के करीब था। तो मुझे उन्होंने कहा कि जी आपका वी थिंक दैट द एक्सचेंज रेट शुड बी 85। तो मैंने उससे पूछा कि भाई हाउ डिड यू अराइव एट दिस नंबर 85? मैं तो ये समझता हूँ कि ये 66-67 होना चाहिए। Oh no 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 no, the 67-66 is too little. ये बार्गेनिंग हो रही है। ठीक है, तो मैंने कहा कि बट हाउ डिड यू अराइव एट 85? ओके 83। ठीक है, 83 आ जाओ, नीचे आ जाओ। तो अब मैं समझ गया कि इनके पास कोई इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन नहीं है, ये बार्गेनिंग हो रही है। ठीक है, तो मैं फिर 67 पे चला गया, 68 पे चला गया। वो थोड़ा नीचे आते आते चले गए। हम कहीं जाके 70, 71, 72 पे कहीं हम IMF के साथ एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट का था। जी हम समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट को यहाँ होना चाहिए, हम समझते हैं होना चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई हाउ डिड यू अराइव एट दिस नंबर? कैसे आपने फैसला किया कि यहाँ होना चाहिए? क्या इसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है? कहते कि नहीं हम समझते हैं कि ये ठीक है। तो मैंने कहा मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है, तो हम किसकी बात माने? अब फिर बार्गेनिंग शुरू हो गई। अच्छा तो तुम कहाँ पर जा सकते हो? मैंने कहा कि मैं यहाँ जा सकता हूँ। नहीं थोड़ा सा और ऊपर बढ़ो। ये इस किस्म की चीजें होती हैं। या आप लोग पता नहीं क्या लेकर टेलीविजन पे बैठते हो, वो मार्केट ये कर रही है, वो फला ये कर रही है, स्टेट बैंक, कोई इसमें ना स्टेट बैंक इसमें इन्वॉल्व है, ना इसहाक डार साहब जो है वो इसमें कुछ कर सकते हैं। चूंकि हमारी नहीं सर, ये जो फिर रिपोर्ट हो रहा है डॉक्टर साहब के एक्सचेंज कंपनियों ने यूनानिमसली ये डिसाइड किया,
क्या चीज? जी बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब ये तो बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई आपके, आपने तो समझा दिया, सारी बात समझा दी कि कैसे बार्गेनिंग होती है। तो फिर ये जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है कि एक्सचेंज कंपनियों ने डॉलर कैप हटाने का ऐलान किया, ये यूनानिमस डिसीजन था, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीजें जो है मेरे समझाने के बावजूद भी कुछ नहीं होगा। यही आपके प्रोग्राम में फिर आप किसी को मेहमान को बुलाएंगे, उन्होंने यही कहना अब मार्केट ये था, वो तो आर्टिफिशियल किसी ने रोक के रखा था। मैं इसमें भी आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं और आपके जरिए से आपके नाज़रीन को हमें ये ऐसा जब सुनता हूं तो लगता है कि किसी ने एक्सचेंज रेट को रस्सी से बांध दिया या उसके रास्ते में कोई पत्थर लगा दिया कि वो नीचे नहीं आ सकता। भाई ऐसा कोई नहीं होता, ना कोई रस्सी से बांधता है, ना कोई पत्थर नीचे से लगा देता है। ये क्या होता है? ये मार्केट पे ही डिटरमिन होता है ना कि डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिटरमिन होगा। IMF भी यही कहता है ना कि जी जो डिमांड एंड सप्लाई है मार्केट में, इसके बेसिस पे होना चाहिए। अब स्टेट बैंक अगर किसी इस महीने में या किसी पीरियड में डिमांड फॉर इंपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ता है या डेट की पेमेंट बहुत ज़्यादा आ जाती है तो हमें डॉलर की ज़रूरत है, सो डिमांड फॉर डॉलर गोज़ अप, सप्लाई नहीं है उतनी, तो क्या होगा? किसी चीज़ की कीमत डिमांड ज़्यादा हो जाए सप्लाई के मुकाबले में, उसकी कीमत बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? तो डॉलर की कीमत बढ़ गई तो रुपए की कीमत नीचे चली गई। तो फिर क्या करता है उस वक्त स्टेट बैंक? सही है। या दुनिया का जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करते हैं? जैसे मैं हिंदुस्तान का एग्जाम्पल दूंगा पहले ही समझाने के बाद। तो वो क्या करता है, स्टेट बैंक अपनी जेब से वो डिमांड एंड सप्लाई को मैच करने के लिए इंटर बैंक में डॉलर को फेंकता है ताकि डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस हो जाए। जी इसी के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिटरमिन होना चाहिए ना, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। आपने क्या किया, सप्लाई को ऑगमेंट किया, स्टेट बैंक ने मार्केट पे डॉलर फेंक दिया। इस वक्त हम सप्लाई साइड से उसको नहीं हैंडल कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है। तो दूसरा रास्ता है कि आप डिमांड को मैनेज करें, आप डिमांड फॉर इंपोर्ट को कर्टेल करें। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तो यही किया हुआ था कि डिमांड फॉर डॉलर को उन्होंने कर्व किया हुआ था। आपके LCs नहीं खुल रहे थे, आपके बच्चे अगर बाहर पढ़ रहे हैं, आपको डॉलर भेजना है, $10,000 बच्चों के फी आप नहीं भेज सकते हैं, आप ओपन मार्केट पे जा रहे हैं। तो उन्होंने डिमांड साइड से मैनेज किया, सप्लाई से नहीं कर सकते क्योंकि पैसे नहीं है। तो इसमें कौन सी चीजें, यहाँ पर क्या आर्टिफिशियल हो गई है? इट इज अ मैनेजमेंट, यू मैनेज थ्रू डिमांड साइड और यू मैनेज फ्रॉम सप्लाई साइड। पहले हम कर सकते थे, दार साहब के जमाने में वो डॉलर मार्केट में फेंक के एक्सचेंज रेट को बाहर रखा करते थे। आज डॉलर हमारी जेब में नहीं है तो हम डिमांड साइड को से कर रहे हैं। हिंदुस्तान को ले लो, यही जुलाई अगस्त में जब हमारे यहाँ एक्सचेंज रेट जो है वो धड़ाधड़ ऊपर जाने लगा, 242 तक पहुंचा था जब, तो हिंदुस्तान में भी यही प्रेशर आया। तो इंडिया ने $100 बिलियन, कितना, $100 बिलियन मार्केट में उनके सेंट्रल बैंक ने फेंका ताकि वो उनका एक्सचेंज रेट फिर नीचे की तरफ पे आ गया और स्टेबल हो गया। तो क्या दुनिया ने शोर मचाया कि ये आपने इसको कैसे रोक लिया, क्यों रोक लिया? भाई उसकी जेब में पैसे थे, उन्होंने मार्केट पे डंप किया। आज हमारे पास जेब में पैसे नहीं है, हम नहीं कर सकते, तो हम डिमांड को कर्टेल कर रहे हैं उसमें। तो व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? ये कौम को समझाओ मेरे भाई। सही है। नहीं लेकिन इसमें सर अब ये फॉर्मूला चल नहीं सका। हमने डिमांड को कम करने की कोशिश की, कारखाने बंद होने लगे, इंपोर्ट नहीं हो पा रही थी, 8,500 कंटेनर वहां पर फंस गया, ये फॉर्मूला चल नहीं पाया। तो आपके ख्याल में ये कोशिश ठीक थी इसाक डार साहब की कि इसको इस तरह से मैनेज करते हैं? ये सागदार साहब की कोशिश नहीं थी, ये स्टेट बैंक की कोशिश थी। जिसका ड्यू है शेयर उसको देना चाहिए। उन्होंने, अगर मैं होता इस वक्त स्टेट बैंक का गवर्नर, मेरे जेब में पैसे नहीं है तो मैं क्या अपनी लाइफ स्टाइल को उसी तरीके से मैं और एक पब्लिक के ज़बान में तुम्हें दे देता हूँ। आपकी जेब में बैंक बैलेंस जो है इस वक्त कोई 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है और आपकी नौकरी भी इंशाल्लाह जो है और आपको तनख्वाह भी मिल रहा है, लेकिन बैंक बैलेंस 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो आप बड़ा मजबूत महसूस करते हो और आप जब उसी हिसाब से भी आपके अखराजात होते हैं। लेकिन कल को अल्लाह ना करे कि आपका बैंक बैलेंस 10 लाख से 1 लाख पे आ जाए, तो क्या आपकी ज़िंदगी उसी तरीके से गुजरेगी जो जिस तरीके से 10 लाख की गुजर रही थी? नहीं, आपने भी फिर अपने चीज़ की प्रायोरिटाइज करनी है कि मैं रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगा खाना, मैं बच्चों को लेके नहीं जाऊंगा, मैं इस महीने कोई शर्ट नहीं खरीदूंगा, या मैं इस गांव नहीं जाऊंगा, वगैरह वगैरह।
आपने कर्टेल करना है, अपनी लाइफ स्टाइल को एडजस्ट करना है 1 लाख बैलेंस पे। तो स्टेट बैंक इसी तरीके से 1 लाख पे वो रुपए पे वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। तो इसमें बुराई क्या है यार? ये तो हम भी घर में भी ये काम करते हैं। समझने की कोशिश करो ना। पता नहीं। अच्छा बिल्कुल ठीक है। आप सर ये बताइए कि ये जो 25 रुपए का इजाफा हुआ है, आप यानी आप समझ रहे हैं कि आज डॉलर ने अपनी एक्चुअल जो इसका यानी जो एक्सचेंज रेट एक्चुअल है पाकिस्तान में रुपी टू डॉलर, ये इस पर पहुंच गया है या अभी रुपया मजीद डिवैल्यू होता नजर आता है आपको अगले 2-4 दिन में? ये तुमने कैसे अज्यूम किया कि यही इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है हमारा? 25 रुपया जो गिरा है यही मार्केट रेट है। नहीं, मैंने अज्यूम नहीं किया, मैं सवाल कर रहा हूँ सर। नहीं, सवाल मैंने तो पहले ही तुम्हें बताया कि ये बार्गेनिंग होती है। मुझे ये नहीं पता है कि हमारे सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने IMF के साथ क्या बातें की हैं। जिस तरीके से IMF मुझसे बातें करता था, आई एम श्योर कि इस वक्त भी जो हुकूमत में बैठे हुए हैं उनसे बात की होगी। कहीं पर ये तय हुआ होगा कि कहाँ एक्सचेंज रेट को लेके जाना है, इनको 1 दिन में वहाँ लेके जाना है या 1 हफ्ते में वहाँ पहुँचाना है। ये तो मुझे नहीं पता है, इसलिए आई कैन नॉट से कि दिस इज द मार्केट रेट। ये है IMF डिक्टेटेड रेट। सही है। तो सर ये IMF डिक्टेटेड रेट जो है, इससे अब आप जाहिर है उस पर अमल करना पड़ रहा है, हमें उसके प्रोग्राम में जाना है। ये फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है? देखो 34 साल लगे IMF को पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचाने में। 34 साल लगे हैं। 1988 से हम IMF के प्रोग्राम है, बारिंग 4 इयर्स ऑफ मुशर्रफ 2004 से 2008। 34 साल में आज पाकिस्तान को उन्होंने इस जगह पे खड़ा कर दिया है लाकर कि एक 225 मिलियन की आबादी वाला मुल्क जो एक न्यूक्लियर पावर है, एक मिसाइल पावर है, आज भिखारी बन गया है। सोचो जरा, सोचो। जज्बाती सिर्फ सवाल ना किया करो, सोचो इसको कि 34 साल लगे हैं। कितने खुश होगा वो ये इदारा कि आज हमने पाकिस्तान को बिल्कुल क्या कर दिया है कि बदहाल कर दिया है, कि आज ये हमारे बगैर हिल नहीं सकता है। जो इससे चाहेंगे वो हम कराएंगे। वो हो रहा है। तो इसमें केदार साहब ने क्या करना है, या गवर्नर स्टेट बैंक ने क्या करना है, या स्टेट बैंक एज ए इंस्टीट्यूशन ने क्या करना है? जो वो आपसे कहेंगे कि यहाँ पर एक्सचेंज रेट लेके जाओ, हम लेके जाएंगे। ये हो सकता है कि हम 1 हफ्ते में वहाँ पहुँच जाएं या 2 दिन में पहुँच जाएं वहाँ पर। इसके नुकसान क्या होंगे? बड़ा सिंपल चीज़ है। 1 रुपया आपका करेंसी अगर नीचे जाता है तो $100 बिलियन का आपका पब्लिक डेट चढ़ जाता है। 100 बिलियन रुपए का पब्लिक डेट में इजाफा होता है और उसका जो भी वेटेड एवरेज इंटरेस्ट रेट होगा उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ जाएगा। फिर इस डिवैल्यूएशन से इन्फ्लेशन होगी, बाय डेफिनेशन इन्फ्लेशन होगा। आपके पेट्रोल को महंगा करना पड़ेगा, आपकी गैस महंगी होगी। जो जो चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, चूंकि उसकी लैंडेड कॉस्ट बढ़ जाएगी तो वो पास ऑन होगा कंज्यूमर को, इन्फ्लेशन पे होगा। हमारी इंडस्ट्रीज की जितनी भी इनपुट जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सब इनपुट कॉस्ट जो है उनका बढ़ जाएगा और हमारी इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल मार्केट पे कम्पीट नहीं कर सकेगी। तो हमारी इंडस्ट्रीज बंद होगी, एक्सपोर्ट्स हमारा गिरना शुरू होगा। ठीक है। इसके अलावा जब महंगाई होगी तो आपने देखा कि स्टेट बैंक ने वो टेक्स्ट बुक जो किताब में पढ़ा हुआ है, ग्रेगरी मैनकीफ की किताब या किसी की किताब ले लो, कि जब इन्फ्लेशन हो तो आप मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट की जाती है, यानी कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। ठीक है। वो किताब फॉलो करते हैं हमारे स्टेट बैंक भी। ठीक है। तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, आगे चल के और मजीद बढ़ाएंगे क्योंकि इस पॉलिसीज की वजह से अफरात ज़र की शरह में और इजाफा होगा। तो आप देखेंगे 1-2 महीने के बाद जब मॉनेटरी पॉलिसी आएगा तो इस इंटरेस्ट रेट को 20% पे भी लेके जा सकते हैं। तो जब बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट 20% पे होगा तो आपका बजट तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 1% इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है स्टेट बैंक का तो 250 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। ठीक है। तो 250 बिलियन का एडिशनल रेवेन्यू इकट्ठा करना सही है, बड़ी क़यामत है। जी सही है। तो डॉक्टर साहब आपकी बातों से ये लग रहा है कि अभी भी जो सूरत हाल है
वो काबू में किसी के नहीं आ रही और चीज़ें आने वाले दिनों में भी सही नहीं बल्कि मजीद ख़राब होने जा रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं तो डॉक्टर नदीम उल हक साहब से और हारून शरीफ साहब से भी ज़रा राय लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। ये वाकई IMF डिक्टेटेड एक्सचेंज रेट है जो आज हमारे सामने आया है और शायद ये और आगे जाएगा, या फिर ये वाकई मार्केट फोर्सेस ने जो है वो कैप हटाने का ऐलान किया, उसके नतीजे में ये कुछ हुआ है, और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। क्या इसहाक डार साहब का इकोनॉमी के ऊपर कोई कंट्रोल या उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर कोई कंट्रोल रहा भी है या नहीं, और इसहाक डार साहब अपना रोल प्ले करने की काबिल रहे भी हैं या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके उस पर बात करते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। माहिर मुआशियात डॉक्टर नदीम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ माहिर मुआशियात हारून शरीफ साहब मौजूद है। मैं आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूं। जितनी गहरी नज़र आप दोनों की है इस मईशत पर और आपके तजर्बे की बुनियाद पर, ऑब्वियसली ये किसी और की शायद हो नहीं सकती, इसलिए आज की इस सिचुएशन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। डॉक्टर नदीम उल हक साहब, ये सबसे पहले तो सर ये एक जो बहस है कि जो आज एक्सचेंज रेट हमारे सामने आया है 25 रुपये का इजाफा, ये IMF की डिक्टेशन या उनकी जो शर्त है उसके नतीजे में हुआ है, या फिर जो मार्केट फोर्सेस हैं उन्होंने डिटरमिन किया और एक्सचेंज कंपनीज ने ये फैसला किया कि कैप हटाया जाएगा, ये उसका असर है जो आज हमने देखा है? देखिए जी, ये एक्सचेंज रेट मार्केट डिटरमिन्ड है और होनी भी चाहिए। इसको रोका गया आर्टिफिशियली कुछ देर से, तो ऑब्वियसली ज़रा ज़्यादा वो प्रीमियम बढ़ गया, ज़्यादा डर आ गया लोगों को, ख़ास तौर पे जो आपने LCs बंद किए हुए हैं, बाकी चीज़ें की हुई हैं, जो बैन्स लगाए हुए हैं, कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, उसकी वजह से ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट ऊपर ही जाना है। और एक्सचेंज रेट जो होती है वो सिंपल चीज़ होती है कि हमारी पैदावार और दूसरे की पैदावार का मुकाबला। तो हमारी पैदावार तो गिरती जा रही है, हमारी पैदावार अगर गिरती जा रही है तो फिर एक्सचेंज रेट भी गिरेगी। तो ये तो बड़ी सिंपल इकोनॉमिक वो है, क्या कहते हैं, थियरी। ये वही चीज़ है जो लॉ ऑफ ग्रेविटी फिजिक्स में है। ये एक्सचेंज रेट भी ऐसे ही चलती है। अगर आपकी पैदावार बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट ठीक होगी, वरना आर्टिफिशियली इसको आप रोक नहीं सकते। डॉक्टर साहब, फिर ये जो फॉर्मूला है कि हम अपनी डिमांड को कम करने के लिए LCs बंद कर दें और इंपोर्ट रुक जाएगी, डॉलर बाहर नहीं जाएगा, तो उसके नतीजे में तो ज़ाहिर है पैदावार भी कम हो जाएगी जैसे कि आप कह रहे हैं, तो ये फॉर्मूला फिर क्या सोच के लगाया जाता है? ये इससे क्या हासिल करने की कोशिश की गई है हमारे पॉलिसी साजों की तरफ से? देखिए जी, दुनिया का एक्सपीरियंस मौजूद है। आजकल 1950 से लेके आज तक बहुत एक्सपीरियंस मौजूद है। बहुत दुनिया ने ये देखा है। 97 के क्राइसिस में थाईलैंड वगैरह ने सीखा, इंडोनेशिया वगैरह ने सीखा, 2008 की क्राइसिस में बहुत लोगों ने सीखा, 1983 के डेट क्राइसिस में बहुत लोगों ने सीखा। बहुत लोगों ने डिबेट की फिक्स्ड और फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट पे। अमेरिका ने भी कोशिश की एक्सचेंज रेट रोकने की, नहीं रोकी। जापान ने भी कोशिश की, नहीं रोकी। EU ने भी कोशिश की, नहीं रोकी। तो दुनिया ने सीख लिया है कि मार्केट से लड़ने का फ़ायदा कोई नहीं होता। मार्केट के साथ चलते रहें, अपनी पैदावार दूसरे तरीके से बढ़ाने की कोशिश करें ताकि आपकी एक्सपोर्ट बढ़े और आपकी दुनिया में साख हो। अगर दुनिया में साख नहीं है तो एक्सचेंज रेट तो रिफ्लेक्ट करना ही है। बिल्कुल सही है। तो सर ये हारून शरीफ साहब, ये फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट ये पुराने फार्मूले हैं, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, ये अब चलते नहीं हैं, लेकिन इसहाक डार साहब ने माजी में शायद उनका ये फार्मूला शायद कामयाब भी रहा है। अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा भी था कि जी जब मैं 1998 में हमारे सामने ये सिचुएशन आई थी तो मैंने इसको ऐसे किया, फिर 2013 में भी उनका ये फार्मूला कामयाब रहा, अगरचे उनको आर्टिफिशियल ये करना पड़ा, लेकिन अब वो ये कोशिश करने के बावजूद भी नाकाम हो गए हैं। अब में और माजी में क्या मुख्तलिफ आप देखते हैं? क्यों ये फार्मूला अब नहीं चल सका और क्यों फिर आखिर उस पर जाना ही पड़ा जो मार्केट कह रही है या इंटरनेशनल मार्केट कह रही है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, माजी में और अब में बहुत फ़र्क है। अगर हम उसी ओल्ड स्कूल में रहते रहेंगे और एडजस्ट नहीं करेंगे, देखें ना, जिस ज़माने की फाइनेंस मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं उस वक्त हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का तवाज़न इतना बुरा नहीं था। लेकिन अगर हम $100 एक्सपोर्ट कर रहे थे तो 125 इंपोर्ट कर रहे थे। आज हम अगर $100 एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो तो वही है, लेकिन हम 250 इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर ऑब्वियसली जो करंट अकाउंट का प्रेशर है बहुत तब्दील हो चुका है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने अक्सर व बेशतर जब भी हमारे में डॉलर की कमी आई है या मईशत किसी शॉक में गई है
तो हमने अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग को यूज करके उसको हल करने की कोशिश की है, ना कि हम मार्केट फोर्सेस की तरफ जाएं या कंपेटिटिवनेस की जाएं और उसकी हम प्राइस पे कर रहे हैं। ये जो एक्सचेंज रेट को या मार्केट फोर्सेस को या थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स इंपोर्ट को जो रोकने की पॉलिसी है, वो बहुत से ममालिक ने कोशिश की है, लेकिन हमारे जैसा मुल्क जो बेतहाशा इंपोर्ट डिपेंडेंट हो चुका है, हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसके लिए तो हमें एक बहुत ही मजबूत किस्म की मुआशी टीम चाहिए जो इन फंडामेंटल्स को समझ सके और उसके मुताबिक पूरी दुनिया जो है अगर मुकम्मल तौर पे मार्केट बेस्ड नहीं तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की तरफ जा रही है। तो पाकिस्तान एक कॉस्ट पे करता है जब आप उसको आर्टिफिशियली रोकते हैं। या तो आप स्टेट बैंक से डॉलर बेचते हैं, जो कि मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि 20-30 अरब डॉलर पिछले 20 साल में या 10 साल में हम खर्च चुके हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो एक तो वो कॉस्ट है। जब हमारे पास रिजर्व्स नहीं रहते तो फिर हम स्मगलिंग रोकने के लिए FIO को यूज कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। असल हल वही है कि हमें अपनी जो ग्रोथ को बढ़ा के कंपेटिटिवनेस के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन अभी जो सूरत हाल है गालिब साहब जो मुझे नजर आ रही है वो इस कदर पाकिस्तान के ऊपर डेट का प्रेशर बढ़ चुका है, एक्सपेंडिचर हम कम नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो ड्रास्टिकली खर्चे कम करने पड़ेंगे या हमें डेट रीस्केड्यूलिंग करनी पड़ेगी ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, ना कि अपनी जियोपॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग पे जो बहुत कमजोर हो चुकी है। सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मसला ये है कि डॉक्टर नदीमुल हक साहब, अभी भी ये जो हमारे सामने आज 255 एक्सचेंज रेट सामने आया है, इसमें भी कुछ इकोनॉमिस्ट का ये ख्याल है कि ये भी अभी जेन्युइन नहीं है, शायद ये 295 तक जा सकता है। अब इसके नतीजे में फौरी तौर पर लोगों के ज़हनों में खदशात भी पैदा होते हैं कि महंगाई आएगी, फिर IMF का प्रोग्राम आएगा तो जाहिर है फ्यूल की प्राइसेस में इजाफा, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा, उससे भी एक महंगाई का एक इम्पैक्ट जो है वो आवाम के ऊपर आएगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आपकी राय भी, आप भी इससे मुत्तफिक हैं कि अभी इस वक्त जो मार्केट सिचुएशन है उसके मुताबिक ये 255 भी जो है वो एक्चुअल रुपी की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये आगे बढ़ेगी आइंदा दिनों में, और इसका कुछ चीज़ें तो ज़ाहिर पॉजिटिव है, LC खुलेगी, कारोबार खुल जाएगा, पैदावार होना शुरू हो जाएगी जैसे कि आप कह रहे हैं, और इसको मार्केट जो है उसको रोकना नहीं चाहिए, लेकिन नेगेटिवली क्या इम्पैक्ट होगा इसका? देखिए जी, पहली चीज़ तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, जो आप कह रहे थे कि शायद 98 या 18 में सिचुएशन बेहतर थी, कोई सिचुएशन बेहतर नहीं थी। हमने इस पे बहुत तहकीक की हुई है, हमने इस पे लिखा भी हुआ है कि जी 5 करेंसी क्राइसिस इस मुल्क में आए हैं, फिर 1969 से लेके आज तक 5-6 दफ़ा हुकूमत ने यही गलती की है कि एक्सचेंज रेट के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, और उसमें हम 5-6 दफ़ा हमने हारा है। जब 98 में बम टेस्ट किया तो उस वक्त कोशिश की थी एक्सचेंज रेट को रोकने की, फिर हाथ से निकल गई, फिर 60 पे जाके रोकी, 40 से 60 पे गई, फिर 60 पे रोकी रही, फिर वहाँ आपने रोकने की कोशिश की, फिर वो 90 पे गई 2 महीने में, फिर इस तरह करते करते आप 250 पे पहुंच गई है। अब आगे की प्रेडिक्शन तो मैं नहीं कर सकता कि आगे को क्या होगा, ज़रूर जा सकती है आगे, क्योंकि एक्सचेंज रेट जब छुटती है तो फिर कुछ ना कुछ ओवर शूटिंग भी होती है और कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट भी होती है। हमने इतने कंट्रोल लगाए हुए कि कुछ ना कुछ तो होना ही है। बाकी जो ये बात है कि IMF कुछ कर रहा है, IMF कुछ नहीं कर रहा। आपने पेट्रोल की कीमत क्यों आप सब्सिडी देना चाहते हैं? हमारी मुल्क क्यों सब्सिडी पे जिंदा रहना चाहता है? पेट्रोल की कीमत दुनिया में कहीं इतनी लो नहीं होती, हमारी अभी भी पेट्रोल की कीमत काफ़ी नीचे है, दुनिया के मुकाबले में बहुत नीचे है। अभी भी पेट्रोल की कीमत ज़रूर बढ़नी चाहिए, और बढ़नी चाहिए क्योंकि आप गाड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, जान के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो पेट्रोल की कीमत बेशक बढ़ जाए। दूसरी चीज़ है, बाकी कीमतें जो हैं वो अगेन अगर हमने सब्सिडी का निज़ाम लगाया हो तो हमारा कसूर है। जहाँ तक एक्सचेंज रेट का पास थ्रू है कि एक्सचेंज रेट कितना इन्फ्लेशन को अफेक्ट करता है, वो हमने चेक किया है। वो इन्फ्लेशन को एक्सचेंज रेट को 25% अफेक्ट करती है, यानी कि अगर 10% एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन होती है तो 2.5% बहुत से बहुत जाके आपकी इन्फ्लेशन आती है। तो ये डर निकाल दें, कुछ तहकीक का भी काम कर ले, तहकीक हमने की हुई है, तहकीक मौजूद है। ये और बात है कि हमारे हुक्मरान तहकीक पे काम नहीं करना चाहते और IMF पे ब्लेम डालना चाहते। IMF तो कुछ नहीं कह रही, सिर्फ यही कह रही है खुदारा अपना निज़ाम खुद ही ठीक कर ले, IMF मान जाएगी, जो उनको देंगे हिसाब वो मान जाएगी।
थैंक यू। सही है, बिल्कुल ठीक है सर। अब हारून शेख साहब, मसला ये है कि ये इलेक्शन ईयर भी है, अब हुकूमत ने ये फैसला करना है कि और IMF में जाने से रिलेक्टेंस भी यही थी, या उनकी कंडीशंस मानने में रिलेक्टेंस भी यही थी कि अगर हम उन तमाम कंडीशंस को मान जाएंगे तो महंगाई हो जाएगी और फिर इलेक्शन में कैसे उतरेंगे। अब क्या आपके ख्याल में इलेक्शंस को जहन में रख के इकोनॉमी की पॉलिसीज इन हालात में जो इस वक्त पाकिस्तान को जिनका सामना करना पड़ रहा है बनाए जा सकते हैं? जी, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जैसे डॉक्टर नदीमुल हक कह रहे हैं कि अगर 10% डिप्रिसिएशन पे 2.5% इन्फ्लेशन आती है तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि गरीब पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है और अमीर पे कितना आ रहा है। हमें जो टारगेटेड सब्सिडी के थ्रू गरीब को प्रोटेक्ट करना है और अमीर को हमने उसको बर्दाश्त करने देना है। तो एक तो ये जो डेवलपमेंट की पॉलिसी है उसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। जहां तक ये एक सियासी कॉस्ट की एक चीज को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, देखिए सियासी कॉस्ट तो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ऑलरेडी आपकी फूड इन्फ्लेशन जो रूरल एरियाज की है वो 30% से ऊपर चल रही है। ये इस वक्त जो सियासी कॉस्ट एक अगेन थिंकिंग है कि हमने जो है अपना एक्सपेंडिचर जो है इलेक्शन में प्रोजेक्ट्स कर करके वोटर को इंसेंटिव देने के लिए इस्तेमाल करना है। अगर हम परफॉर्मेंस पे इलेक्शन कर रहे हो तो कोई सियासी कॉस्ट नहीं है। देखिए इस वक्त सवाल यह है कि आपने मुल्क की मईशत को प्रेफरेंस देनी है कि पावर स्ट्रक्चर की तरफ जाना है। 30 साल पहले मनमोहन सिंह साहब ने यह बात अपने कलीग्स के साथ की थी। बीजेपी इलेक्शन हार भी गई थी लेकिन एक सिमत मुतय्यन हो गई थी जिसमें उन्होंने कुछ फैसले किए कि हमने अब ये जो है एक्सपेंडिचर को डोल आउट करने की बजाय इसको सही जगह खर्चना है, हमने कुछ रिफॉर्म्स करनी है। अब ये फैसले पाकिस्तान नहीं कर पा रहा, अभी तक हम उसी तरह पेटरेज के कल्चर के अंदर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। दुनिया बदलती जा रही है, हमें इसको समझने की जरूरत है। देखिए इस वक्त जो मैं सूरत हाल देख रहा हूं, जब आप ये सिग्नल्स नहीं दे पाते हैं तो मार्केट भी नेगेटिवली खेलती है, स्पेकुलेशन भी बढ़ जाती है, इंटरनेशनल लोगों का एतबार कम हो जाता है। देखिए हमारा रिस्क प्रीमियम बढ़ता चला जा रहा है। जो हमारा इन्वेस्टर है, मैं आज ही कुछ बहुत बड़े इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर आ रहा हूं, वो वरीड है कि वो यहां कमाएंगे और अगर रुपया और कमजोर हो गया, एक तो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, दूसरा ये है कि वो अपना प्रॉफिट भेजेंगे कैसे जबकि आर्टिफिशियल कंट्रोल्स अप्लाई किए जा रहे हैं डॉलर को रोकने के लिए। जरूरत इस समर की है कि मार्केट को कॉन्फिडेंस में लिया जाए और पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू लिया जाए, ना कि एड हॉक पॉलिटिकल इकोनॉमी या एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्नल्स दिए जाएं। ये लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान के लिए अशद जरूरी है कि हम एंगेज करें कि हमने अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है, प्रोडक्शन भी बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी है। यह काम कि हम सिर्फ एक महीने के लिए किसी दोस्त मुल्क से पैसा पकड़ लिया या IMF की ट्रांच अगर आ गई तो 3 माह और मिल जाएंगे, ये चीजें सस्टेनेबल नहीं है। सिग्नल्स मार्केट को ये देने की जरूरत है। देखिए हमारे कंपेटिटर्स जो हैं इस वक्त बांग्लादेश का टका 106 टका $1 के बराबर है, हिंदुस्तान का जो रुपया है वो 82 रुपए का है। हमारी जो एक निगोशिएशन पावर है इंटरनेशनल फील्ड में वो कम होती जा रही है, इसी वजह से जो हम नी जर्क रिएक्शंस देते हैं। जी सही है, बिल्कुल ठीक है सर। अब डॉक्टर नदीमुल हक साहब, मसला एडहॉक पॉलिसीज़ की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की, लेकिन जैसे मैंने अभी हारून साहब से सवाल किया कि गवर्नमेंट के इलेक्शन ईयर में हमेशा पर्सपेक्टिव उनका सोचने का जाविया यही होता है कि कोई एडहॉक रिलीफ दिया जाए, आवाम को 6 महीने के लिए कुछ ऐसी पॉलिसी बना के दे दी जाए कि जिससे कुछ रिलीफ मिल जाए, फिर हम जब दोबारा हुकूमत में आएंगे या जो भी हुकूमत में आएगा वो फिर अपने 5 साल की लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएगा और ये जो अभी खामियाँ हैं, कमजोरियाँ, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। मेरा सवाल यह है कि क्या इस वक्त चूंकि एक क्राइसिस सिचुएशन है, क्वेश्चन बचा है हुकूमत के पास कि कुछ 2, 4, 5 महीने, 6 महीने का कोई आर्जी रिलीफ फराहम कर सके और मईशत के ऊपर उतना नेगेटिव इंपैक्ट भी ना आए? कोई ऐसा रास्ता है इसहाक डार साहब के पास? रिफॉर्म का जो निज़ाम होता है वो हमेशा यही होता है कि आप चीज़ें बेहतर करें ताकि पैदावार बढ़े, ताकि आपकी ग्रोथ बढ़े, ताकि आप आगे बढ़ें। अब ये और बात है कि अगर हर चीज़ को पोलिटिसाइज कर दिया जाए, जैसे हमारे मुल्क में मेरा तो ख्याल है हमने ओवर पोलिटिसाइज कर दिया हर चीज़ को। अब आटा ख़रीदना कोई क्या ज़रूरत है, चीनी वीट जो रोज़ हर साल ख़रीदते हैं,
50 साल से हम लोग लिख रहे हैं, मेरे उस्ताद भी लिख रहे थे कि भाई ये वीट को खरीदना और पास्को को देना, ये काम बंद कर दो। अब ये काम बंद करने में क्या पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, मुझे समझ नहीं आती। या कि बिजली का निज़ाम जहाँ के आपके नुकसानात होते जा रहे हैं 40 साल से, उसको बंद करना क्या पॉलिटिकल कॉस्ट है? मैं तो मानता ही नहीं पॉलिटिकल कॉस्ट है। IPPs को बार बार आपने मराहत देनी, उसका क्या पॉलिटिकल कॉस्ट है? मेरा ख्याल है हम पॉलिटिकल कॉस्ट भी, आप मीडिया वाले भी शोर मचाते हैं गलत, और ये लोग भी शोर गलत मचाते हैं, बिकॉज कौम को समझ नहीं आती कौम को क्या कॉस्ट आता है कि अगर आप IPPs को बार बार हर किसी को, बल्कि कौम को उल्टा कॉस्ट आता है। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन हारून साहब मसला ये है कि पिछले 4-4.5 साल में जो पाकिस्तान की इकॉनमी है ये सबसे बड़ा सब्जेक्ट रहा है हमारी पॉलिटिक्स का। और इमरान खान की हुकूमत को भी जब हटाया गया तो उस वक्त भी पूरी की पूरी तहरीक चलाई गई कि मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, मईशत को तबाह कर दिया। और देखें कितनी महंगाई कर दी है। एक इंटरनेशनल इन्फेक्शन कोविड का भी इम्पैक्ट था, इंटरनेशनल एक इम्पैक्ट भी था, और फिर जाहिर है हो सकता है कि कुछ इमरान खान की पॉलिसीज़ का भी उसमें अमल दखल हो, लेकिन बहरहाल उस पर एक सबसे बड़ी एक तहरीक चली और फिर इमरान खान को इसी बुनियाद पर घर भेजा गया कि उन्होंने मईशत को तबाह कर दिया। अब इमरान खान भी इसी बात पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये तो पाकिस्तान में हम इससे पता नहीं जान छुड़ा सकते हैं या नहीं छुड़ा सकते। लेकिन सर अब मुझे वे फॉरवर्ड बता दीजिए कि क्या है हमारे पास। एक इस वक्त आवाम के अंदर बेचैनी है, कारोबारी हज़रात के अंदर भी, एक आम शख्स के अंदर भी, नौकरी करने वाले और छोटा कारोबार करने वाला हर शख्स परेशान है। को वे फॉरवर्ड आप बता सकते हैं कि क्या है, ऑप्शंस क्या है हमारी हुकूमत के पास? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है कि हम टेक्निकली एक रिसेशन की फेज़ में हैं, जहां मईशत की ग्रोथ 2% पे आ चुकी है। हमने तकरीबन 25 लाख लोग नौकरी के लिए हर साल आ रहे हैं, हम उनको इतनी थोड़ी ग्रोथ से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसके प्रेशर्स जो हैं अगला साल यकीनन रहेंगे। तो एक तो पहली तो रिकग्निशन की बात है कि बजाय इसके कि अपोजिशन और सिटिंग गवर्नमेंट एक दूसरे को ब्लेम करें, हम रिकग्नाइज करें कि मुश्किल वक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब किसने किया है? ये 30 साल की पॉलिसियों से हुआ है, किसी एक हुकूमत से नहीं हुआ है, क्योंकि हम कोई भी कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं दे पाए, ये भी रिकग्नाइज करने की जरूरत है। अब आप देखिए कि अब जो लोगों में बेचैनी है वो तो सिग्नल से दूर होगी कि आप कोई पॉलिसी इंटरवेंशन ला रहे। मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूं कि जब हम कहते हैं कि मईशत पॉलिटिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, मैं खुद इसका हिस्सा रहा हूं पिछली हुकूमत का। देखिए, मईशत को सियासतदान एज प्रोजेक्ट्स देखते हैं या वो उसको इकोनॉमिक मैनेजमेंट के किताब को बैलेंस करने कैसे करना है इसको देखते हैं। जो मुआशी पॉलिसियां हैं कि आप प्रोग्रेसिव पॉलिसियां लाएं जिससे मुल्क के अंदर पैदावारी सलाहियत बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, और जो हमारे नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उनके इंसेंटिव्स घटाए जाएं। हमारी पॉलिसी इंटरवेंशन के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज को कैसे खत्म करना है, डील करना है, हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक फॉल्ट लाइंस है उसकी पॉलिसी के, जो मुआशी पॉलिसी है मेरे हिसाब से उसकी सलाहियत भी कम है और उसके अंदर इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स के अंदर वो समहाउ फिट नहीं हो पाती है। हम मईशत को देखते हैं कि जी हमने ग्रोथ बढ़ा दी, चाहे हमने सस्टेनेबल हो या ना हो, कर्जा लेके बढ़ा दी, एड लेके बढ़ा दी, फिर बबल होता है, वो बर्स्ट हो जाता है, और ये बार बार होता चला आ रहा है। इस वक्त जो मेरे हिसाब से फ्यूचर लाइज कि हम माशी तौर पे दोबारा रिवाइव कैसे करेंगे, ग्रोथ की तरफ बढ़ना तो बाद की बात है। अभी हमें रिवाइवल की पॉलिसीज चाहिए कि हमने डेट को कैसे मैनेज करना है, हमने अपने एसेट स्वैप करके कुछ डॉलर्स कैसे लाने हैं, अगर हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को ऐसे ममालिक में भेज सकें कि रेमिटेंस कैसे बढ़ानी है, और जो वेरी शॉर्ट टर्म के अंदर अभी हमने IMF प्रोग्राम को रिवाइव कैसे करना है। देखिए, जो पेमेंट्स आ रही हैं 2023 की, उसके बाद 24 के अंदर थोड़ा सा कुशन है हमारे पास अभी तक। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत सिर्फ इस पे फोकस रहेगी कि मैंने 4 माह के बाद केयरटेकर को दे देना है, इलेक्शन लड़ना है, तो मैं ये सिमत क्यों मुतय्यन करूं? मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर नदीम साहब, एक तासुर आम इस वक्त ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हुआ है। आपके चलें इसका कुछ थोड़ा बहुत शायद रोल होगा, अगर मुकम्मल तौर पर नहीं भी है, तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन हो जाने से या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा हो जाने से कुछ मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे, या कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला इलेक्शन के बाद भी?
देखिए जी, 75 साल से इकोनॉमिक पॉलिसी इस मुल्क में नहीं बनी। मैं हारून साहब से बिल्कुल अग्री करता हूँ, 30 साल नहीं 75 साल से मुल्क में इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बनी। आपने इकोनॉमिक पॉलिसी को हमेशा प्रोजेक्ट समझा, जिसको हम बार बार लिखते हैं कि प्रोजेक्ट की ये मुल्क प्रोजेक्ट्स को क्या कहते हैं बिक गया प्रोजेक्ट्स के ऊपर। आप प्रोजेक्ट लगाते हैं, प्रोजेक्ट फजूल किस्म के लगाते हैं कर्ज लेके, जिनका रिटर्न कोई नहीं होता। तो खुदा के वास्ते इस मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो आपने दे दी हुई है जो लेंडर्स हैं, वर्ल्ड बैंक, डेफिड वगैरह जो लेंडर्स हैं, वो आपकी पॉलिसी बनाते हैं, वो बनाते हैं प्रोजेक्ट बेचने के लिए। तो उन्होंने तो अपने कर्ज बढ़ाने हैं, तो आप कर्ज के एक साइकिल में फंसे हुए हैं। उससे आपको निकलने के लिए बहुत सारी चीजें करनी है। और ये जो चालाकी है कि कोई एसेट ट्रांसफर हो जाएगा, ये हो जाएगा, चालाकियों से कोई काम नहीं बनेगा। काम बनेगा अगर आप सीरियस किस्म का काम बने। और ये कहना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है, कोई नहीं कहता पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रोल नहीं है, बहुत बड़ा रोल है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिक्स के पैरों में बेड़ियां डाल देती है। जहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, वहां कैसे पैसे लगा सकते हैं। जब पैसे लगाएंगे तो कम से कम आप 5 या 10 साल की होराइजन रखेंगे, क्योंकि पैसे लगाने में आपको टाइम लगता है, तो आपको भी मुसीबत एक पड़ी होती है। नंबर 2, खुदा के वास्ते देखें कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद हमारे पास पॉलिसी क्या रही है। हर 3 महीने के बाद तो मिनी बजट आ जाता है, हर 3 महीने के बाद तो टैक्स का निज़ाम बदल जाता है। टैक्स का निज़ाम इतना पुराना अजीब किस्म का निज़ाम है। कभी आपके ग्लास को टैक्स लगाते हैं, कभी पानी को टैक्स लगाते हैं, कभी हेयर कट को टैक्स लगाते हैं, कभी आपके घर को टैक्स लगाते हैं, कभी कुछ, कभी कहते हैं 3 महीने 6 महीने पहले, कभी पिछले साल का भी लग जाएगा। इस निज़ाम में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सही है, बिल्कुल सही है सर। आप इन्वेस्टर मांगता है तसलसल पॉलिसीज़ का और स्टेबिलिटी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए और अपना तज्जिया पेश करने के लिए। डॉक्टर नदीम उल हक साहब और हारून शरीफ साहब, आपका भी शुक्रिया। मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ डॉलर्स की कमी है। डॉलर्स जो है वो और रोना भी यही है, और एलसीज भी इसीलिए नहीं खोली जा रही हैं, इम्पोर्ट भी इसीलिए बंद है कि डॉलर बाहर ना चला जाए। लेकिन पहले अपनी इस हुकूमत ने पहले 6 महीने में क्या कुछ किस मद में डॉलर्स बाहर भेजे हैं देख लीजिए। एक तरफ मुल्क में डॉलर्स की शदीद कमी, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने अशराफिया को सिर्फ 6 माह में 2200 महंगी 3 लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट करने की इजाज़त दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 के अरसे में 2200 लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट की गई हैं। 2200 लग्जरी गाड़ियों की इंपोर्ट से कौमी खजाने को टैक्सेस और ड्यूटी के मद में सिर्फ 2 अरब रुपए मिले। ताहम इन गाड़ियों की इंपोर्ट पर अरबों रुपए लगे और मुल्क का कीमती ज़र मुबादला बाहर गया है। जिस अरसे में 2200 लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट की जा रही थी, इस अरसे में ज़रूरी अशिया और सनती सामान की इंपोर्ट के लिए डॉलर्स की फराहमी नहीं की जा रही थी। यह हमारी पॉलिसीज है, इसकी भी हम बात भी कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 के अरसे में डॉलर्स की फराहमी में मुश्किलात के बायस बंदरगाहों पर ज़रूरी अशिया और सनती सामान से बड़े 8,500 कंटेनर जो हैं वो फंसे हुए थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 13 जनवरी 2023 को स्टेट बैंक के पास सिर्फ 4.6 अरब डॉलर मौजूद थे। ये एक तरफ ये पॉलिसीज़ हैं और दूसरी तरफ जो जेन्युइन चीज़ें मंगवाने के पैसे हैं वो हमारे पास नहीं थे, लेकिन ये पैसे हम लग्जरी में उड़ा रहे थे और इंपोर्ट कर रहे थे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हिबा फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं फवाद चौधरी साहब के मामले पर ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फवाद चौधरी साहब का कल 11:30 बजे रात को रिमांड दिया गया। कल उनको दोबारा अदालत के सामने पेश करना है। हमारे साथ हिबा फवाद साहिबा मौजूद हैं, एहलिया हैं फवाद चौधरी साहब की। बहुत शुक्रिया हिबा साहबा, खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि कल जब रिमांड लिया गया था तो ये कहा गया था कि फवाद चौधरी साहब से इजाज़त लेकर, यानी वारंट के साथ तलाशी ली जानी है, उनके कुछ जो आलात हैं या मोबाइल फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये बरामद करना है और घरों की तलाशी लेनी है। क्या कुछ घरों की तलाशी ली गई है ये सामान बरामद करने के लिए आज? नहीं, पहले तो मुझे आप ये बात बताएं कि वो कोई टेररिस्ट हैं जो घरों की तलाशी लेके आपने घर में घुस के फैमिली में, औरतों के बीच में, और बच्चे मेरे 2 हैं, छोटी बेटियां मेरी 4 साल की और 5 साल की, आपने उनको लेके आना है घर पे। क्या आप निकालना चाहते हैं? मुझे सबसे पहले मुझे एक जवाब चाहिए ना। ये जो कह रहे हैं कि जी हमें घर में घुस के आप आए, हमारा दरवाजा खुला है, आप जरूर आए, तलाशी लें आप, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल तरीके से आए और इजाजत लेके आए। मेरे ख्याल से जज साहब ने इजाजत नहीं दी है इस चीज की।
वो उन्होंने कहा जी सर्च वारंट नहीं हम दे सकते आपको। नहीं, मगर ये वारंट किस मकसद के लिए है फिर इस केस में, जिसमें वो खुद तस्लीम करते हैं हाँ ये मेरी ऑडियो है, और उस ऑडियो को मैच करने की भी दरख्वास्त की गई थी कि जी हमने मैच कराना है कि ये फवाद चौधरी की ऑडियो है, जबकि वो खुद कह रहे हैं कि मेरी ही ऑडियो है, तो वारंट फिर क्यों दिया गया? एक बंदा सामने खड़ा होकर मीडिया टॉक कर रहा है, सारे सोशल मीडिया के ऊपर वो चीज है, और वो तो इनकार कर ही नहीं रहा कि मैं नहीं हूँ। सही तो है। फिर भी हाँ, वो डिनाइल तो उनकी तरफ से नहीं है कल जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है कोर्ट में। जी हिबा साहबा, कल जब जज साहब ने फैसला सुनाया था वहाँ एफएड कचहरी में, तो उस वक्त फैसल चौधरी साहब ने ये खदशे का इजहार किया था, बल्कि जज साहब से रिक्वेस्ट की थी कि आप फैसले में लिख दें कि उन पर तशद्दुद ना हो। तो खुदा न खास्ता ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है, ये खदशात तो थे। जी अली जफर साहब ने कल आर्ग्यू किया है केस, और जो सदर हैं बार के, उनका नाम कैसर साहब ने जी उन्होंने जी यही कहा है कि ये एक तो सर्च वारंट को रोका जाए, और दूसरा जो है आप ये जो तशद्दुद है, और दो चार बातें उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कही हैं, वो मुझे एग्जैक्टली उनका पता नहीं है, क्योंकि देखें ऐसा ना हो कि मेरे पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कल को लग जाए, तो बेहतर है कि हम लीगल टीम का ही लें। और मेरे ख्याल से कोर्ट ऑर्डर है आपके पास, आप उसमें पढ़ सकते हैं कि वाज़ेह है कि क्या ऑर्डर हुआ है क्या नहीं हुआ है। जी जी बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए कि परवेज़ इलाही साहब ने आज एक तकरीब में गुफ्तगू करते हुए एक लाइट से मोड पर उन्होंने कहा है, वैसे तो शायद कुछ लोग तवक्को कर रहे थे कि परवेज़ इलाही साहब इसकी मजम्मत करेंगे गिरफ्तारी की, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर पहले फड़ाया जाता तो ये हुकूमत नहीं जानी थी, वो यानी हुकूमत को भेजने वाले, इमरान खान को मशवरा देने वाले फवाद चौधरी साहब है। इस पर क्या कहना है? अगर 2002 से 2007 में परवेज़ इलाही साहब को भी अरेस्ट कर लिया जाता ना, तो आज पंजाब बहुत अच्छे उससे गुजर रहा होता। मैं इस बयान की मजम्मत करती हूँ और इसको मुस्तरद करती हूँ, इस बयान को। सही है। अच्छा अब ये बताइए कि हिबा साहबा, ये केस सब किस तरफ हो जाएगा? जो चार्जेस फवाद चौधरी साहब पे लगे हैं, ऑब्वियसली वो चार्जेस तो नहीं लगते, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है उस पर कोई कुछ ना कुछ तो चार्ज शायद लगेगा। आपको क्या लगता है कि फवाद चौधरी साहब का ये केस कैसे आगे चलेगा? और मरियम औरंगजेब ने कहा कि ये पॉलिटिकल अरेस्ट नहीं है, ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है, तो आप समझते हैं कि वाकई फवाद चौधरी साहब से कुछ ऐसे अल्फाज उनके से अदा हो गए जो नहीं होने चाहिए थे? देखें वो जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो पार्टी पॉलिसी के तहत करते हैं, लेकिन मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि मैं पॉलिसी का पार्ट नहीं हूँ उनकी टीम का। तो मैं इस तरह का कोई भी कमेंट नहीं दूंगी कि जिससे मैं कहूँ कि जी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ और किस तरीके से कहा गया, वो सब चीजें आपके सामने हैं। चार्जेस उन्होंने लगाए हैं, अभी वो उनके रिमांड में है, लेट्स सी व्हाट दे कम अप विद एन क्या नाम है, अपने क्या इन्वेस्टिगेशन में कल लेके आते हैं, तो कल ये हमें पता चलेगा जी इन्होंने क्या उनसे। अच्छा कल लाहौर हाईकोर्ट में आईजी पंजाब ने कहा कि जी मेरे इल्म में ये मामला नहीं है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ये इस्लामाबाद की पुलिस ने किया है, उन्होंने गिरफ्तार किया। फवाद चौधरी साहब कल ये बयान दे रहे थे कि मैंने तो इस्लामाबाद में दाखिल होने से पहले इस्लामाबाद पुलिस को देखा भी नहीं। तो आप बता सकती हैं कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो कौन से एहलकार थे? पंजाब पुलिस के थे, इस्लामाबाद पुलिस के थे, क्या हुआ था? हमने दी हुई है, 12-15 लोग घर के अंदर आए हैं, गिरफ्तारी नहीं है। प्लीज आई करेक्ट, इट्स नॉट गिरफ्तारी, इट्स एन अबडक्शन। गिरफ्तारी वो होती है कि आपको शामिल तफ्तीश किया जाता है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट करता है, आपको बुलाता है, आप दोनों पार्टियों को सामने बिठाता है कि जी देयर इज एन एप्लीकेशन अगेंस्ट यू एंड ये आपका है, और फिर वो डिसाइड करता है कि हमने इसकी एफआईआर देनी है कि नहीं देनी। फिर मामला जो है वो इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है, ऑपरेशन से, जहां पे आप शामिल तफ्तीश होते हैं, और फिर इट्स योर राइट कि पुलिस अरेस्ट और यू गो फॉर योर प्री अरेस्ट। तो क्या फवाद चौधरी साहब को यहाँ पे तो उल्टा हुआ है ना, पहले अबडक्ट किया 14 बंदे बेच के, गाड़ी में डाला, चाबी मेरे ड्राइवर की और मेरी दूर फेंकी कि हमें फॉलो ना किया जाए, और फिर उसके बाद उनको ले गए एक नामालूम जगह के ऊपर, और 40 मिनट के बाद वो एक एफआईआर लॉन्च करते हैं टीवी के ऊपर कि जी वो इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी साहब ने उनको के दायर करवाई है, जहां तक मुझे पता है। तो वो फिर उसके वो आती है, और फिर उनको 2 घंटे के बाद ही पता चलता है कैंट कचहरी में पेश कर दिया है। फिर जब हमारे वकला जो हैं वो केस पुटअप करते हैं लाहौर हाई कोर्ट में, तो वहां पे पेश नहीं किया जाता 3 बजे, और उनको गाड़ियां दौड़ा के मोटरवे पे इस्लामाबाद लाने की कोशिश की गई है। उसकी भी वीडियो मौजूद है जब फारूक हबीब साहब ने वहां पे रोकने की कोशिश की कि आप इनको पेश करें जब वो कह रहे हैं।
बहरहाल वो पेश नहीं किया, उनको इस्लामाबाद लाया गया, फिर उनको यहाँ पे कचहरी में F8 की उनके सामने पेश किया गया। सारे मनाजिर, सारी एविडेंस, सारी वीडियो आपके पास हैं जी। जी हाँ, बिल्कुल वो हैं और हम चला भी रहे हैं। कल वकील साहब ने यह भी कहा कि फवाद चौधरी साहब को सारा दिन भूखा प्यासा रखा गया है। जाहिर है ये एक और तरह का टॉर्चर होता है, किसी को सोने ना देना रात में, या उसको जो मौसम की शिद्दत है उससे निपटने के लिए मुनासिब कपड़े ना देना, या किसी को अद्वियात तक रसाई ना देना, या खाना पीना ना सारा दिन देना। तो आज उनके साथ ये मामला तो नहीं है, आपका राब्ता है उनके फवाद चौधरी साहब के साथ? कोई राब्ता नहीं है, वो पुलिस रिमांड में है जी देसी की। जब पुलिस कस्टडी में है तो आपको मिलने बात की इजाजत नहीं है ना। तो कल इंशाल्लाह सुबह आप लोग भी होंगे, आई थिंक आपके रिप्रेजेंटेटर सारे, तो कल इंशाल्लाह फिर वहाँ पे मीडिया टॉक करेंगे और फिर बताएंगे सारी अपडेट्स के हुआ क्या है। सही है। तो हिबा साहब, पार्टी लीडरशिप जो है वो राब्ते में है आपसे कि इस केस को आप कैसे लेकर चल रहे हैं? चेयरमैन साहब बिल्कुल राब्ते में, इमरान खान साहब, आज भी उनसे मेरी बात हुई है और पूरा सपोर्ट है। बच्चियों के बारे में भी पूछा है उन्होंने कि ठीक है क्या है, और बहुत माशाल्लाह से एक इज एन हम्बल मैन और बहुत अच्छे तरीके से वो इसको सारा देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। फिर हिबा साहब, क्या फवाद चौधरी साहब ने अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया था पहले से आपके साथ कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, और अगर गिरफ्तार किया गया तो उस पर क्या हिकमत अमली अपनानी है? नहीं, हिकमत अमली तो एज सच पार्टी मैंने आपको काय बताई कि आपको क्या है उसका मुझे नहीं पता जी। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। कभी कभी उन्होंने जिक्र किया कि खदशा है मुझे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जब से हमारी हुकूमत को घर भेजा है जी, तो उसके बाद से आपको पता है कि अनस्टेबल सिचुएशन तो रही है ना जी। सही है। तो अब चलें, वो तो वकला से डिस्कस किया जा सकता है कि, और जाहिर है कोशिश ये होगी कि रिमांड उनका मजीद ना और जुडिशल और उनकी बेल हो। लेकिन आपको कोई वजह, आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, आपको कोई वजह नज़र आती है, कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए रिमांड अब ज़रूरी हो, कोई जस्टिफाइड है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इस केस में सारी चीज़ें क्लियर हैं, शायद रिमांड की ज़रूरत नहीं है। अब फैसला तो अदालत ही ने करना है। मैंने वहाँ पे 2.5-3 घंटे आर्ग्यूमेंट देखे, सुना है सारा, और फवाद साहब भी क्योंकि खुद भी वकील हैं, उन्होंने खुद भी आर्ग्यू इसको बहुत अच्छा किया है कि इसको सारा उन्होंने खुद इसको बयान किया है। तो मेरी नज़र में अभी तक देखें मुझे भी कोई इसमें नहीं नज़र आया, लेकिन बाकी देखें वो जज साहब की मर्जी है और बाकी वकला की है कि किस तरह इसको लेके चलते हैं जी। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जितने भी हाई डिक्रेटरीज हैं, CM पंजाब मोहसिन नकवी साहब, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज इंटरवीन ऑन इन दिस मैटर। आप केयर टेकर आए हैं, उनको उठाया गया है इलीगल, तो प्लीज कुछ तो सोच सम करेज ना कि कुछ तो इंटरवीन करें आप, या खामोशी रहेगी चारों तरफ। सही है। आखिर में ये बता दीजिए कि क्या परवेज इलाही साहब के बयान के हवाले से पार्टी में किसी से बात हुई है आपकी कि इस पर परवेज इलाही साहब से बात हो या रद्द-ए-अमल का इजहार हो या कुछ? रद्द-ए-अमल का इजहार क्या करना हमने उनसे? अभी पार्टी की अभी मेरे से आज तक अभी बात उस तरह नहीं हुई है, लेकिन मैंने पर्सनली आपसे मजम्मत कर दी है एज अ वाइफ ऑफ फवाद चौधरी साहब। इस तरह के बयान उनको नहीं देने चाहिए और आगे भी अवॉइड करें वो इस तरह के बयान देने। ठीक है। वो एक मर्जिंग पार्टी है जी। वो अभी 10 दिन पहले ही PTI में शामिल हुए हैं जी। तो इनको जरा थोड़ा सा ही हैज टू बी केयरफुल विद हिज वर्ड। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिबा फवाद साहिबा। फवाद चौधरी साहब की अहलिया मौजूद थी हमारे साथ, और कल भी हमने देखा कि वो इस मामले पर जो है वो पूरा अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करती रहीं, न सिर्फ बल्कि अदालत के अंदर मौजूद रहीं, और उनकी तस्वीर जो है फवाद चौधरी साहब के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर वो नज़र आती रही हैं। और ख़ास तौर पर वो जो आज परवेज़ इलाही साहब ने अगरचे वो एक लाइट से नोट में उन्होंने बात किया, और ऐसा नहीं लगता कि वो इनकी गिरफ्तारी से खुश होंगे परवेज़ इलाही साहब, लेकिन शायद फिर भी थोड़ा एहतियात करते तो बेहतर होता, क्योंकि फैमिली हर्ट में फील कर रही है परवेज़ इलाही साहब के इस बयान से। बहरहाल ये आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।